नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नीतीश की नई सरकार के सामने जो कुछ 5-6 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, चैलेंजेज हैं, उनसे निपटने के लिए सुझावों की जो श्रृंखला मैंने शुरू की है, इसके दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में कुछ छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ा परिवर्तन का अनुभव किया जा सकता है। मुझको याद है कि जब नीतीश जी 2005 में आए थे तो इन्होंने समान स्कूल प्रणाली पर एक आयोग का गठन किया था। पूर्व विदेश सचिव इंडियन फॉरेन सर्विस के एक बहुत जानकार अधिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है, मुचकुंद दुबे साहब। उनकी समान स्कूल प्रणाली की रिपोर्ट आई थी। लेकिन होता यह है कि ऐसे रिपोर्ट्स सचिवालय में दब जाते हैं, वॉल्यूमिनस रिपोर्ट, मोटे मोटे बड़े किताबें, न कोई इसको पढ़ता है न वो लागू हो पाता है। मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स बताता हूँ जिसको सरकार तुरंत लागू कर सकती है और इसके तुरंत सकारात्मक परिणाम भी दिख सकते हैं। सनद रहे कि हम सिर्फ अभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा की बात कर रहे हैं, हायर स्कूल की माफ़ कीजिएगा, हायर एजुकेशन यानी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ। विगत दो दशकों में या आप कहें कि 15-17 सालों में बिहार की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जो दुर्गति हुई है उसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप पक्ष में हो, विपक्ष में हो, राजनीति में हो न हो, लेकिन एक आम नागरिक इसको महसूस करता है। और यह दो तरीके से परिलक्षित होता है पूरे राज्य में। वैसे तो देश में भी यही स्थिति है, लेकिन पूरे राज्य में जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट स्कूल्स, वो चीख कर यह बता रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर का स्कूल यानी सरकारी शिक्षण संस्थान वो बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया और उस पर लोगों का यकीन नहीं रहा। और ऐसे सरकारी विद्यालयों में बच्चे सिर्फ 2 ही कारणों से पढ़ते हैं। पहला कि उनको कुछ वजीफा यानी स्कॉलरशिप मिल जाएगा, मिड डे मील का खाना मिल जाएगा, ड्रेस के लिए कपड़े या ड्रेस के लिए पैसा मिल जाएगा या साइकिल वगैरह मिल जाएगा, किताबें भी फ्री में मिल जाएंगी। कई बार देखा गया है कि बच्चों का एडमिशन इन सरकारी स्कूल में हो तो जाता है, लेकिन वो प्राइवेट कोचिंग्स या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और यहाँ से ये सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गरीब बच्चे हैं, मिल जाता है तो कोई बड़ा हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था, खासकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुका है। इसको समझने के लिए किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। मैंने जो उदाहरण बताए हैं, एक तरफ आप पटना का डीपीएस, माउंट लिटरा, तो डीवाई पाटिल, तो ओपन माइंड, बिरला माइंड, कितने तरह के स्कूल खुल गए हैं। उषा मार्टिन्स की गिनती नहीं है। और ये तो कॉर्पोरेट स्कूल है, इसके अलावा भी जगह जगह पर स्कूल्स खुल गए हैं। वो बता रहे हैं कि लोगों का बिहार में सरकारी शिक्षण व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। ऐसा नहीं कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। आप अरविंद केजरीवाल के प्रशंसक हो सकते हैं, उनके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन एक बात से आप इत्तेफाक रखिएगा। मैंने जब दिल्ली में सरकारी कुछ स्कूलों को देखा तो उसमें आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन हुए थे और स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन अरविंद केजरीवाल और खासकर मनीष सिसोदिया ने कर दिखाया था, जो शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। बहरहाल वो चुनाव हार गए, वो एक अलग इशू है। इस देश में कहा ही जाता है कि इसरो का वैज्ञानिक चुनाव हार जाएगा और 302 का हत्या का अपराधी चुनाव जीत जाता है। और इस बार बिहार में भी हम लोगों ने देखा है कैसे प्रोफेसर केसी सिन्हा हार गए और जेल में बंद अनंत सिंह चुनाव जीत गए और अनंत सिंह जैसे कितने लोग चुनाव जीत गए। बहरहाल वो एक अलग विषय है। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था, नीतीश जी ने जो एक सबसे बड़ा अपराध किया था वो यही था कि मदन मोहन झा तत्कालीन शिक्षा सचिव ने एक ऐसा यूटोपियन कंसेप्ट, एक ऐसा ख्याली पुलाव बनाया कि शिक्षा को वोट से जोड़ दिया, शिक्षा को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जोड़ दिया और उसका परिणाम इतना घातक होगा ये कदाचित उनको भी अंदाजा नहीं था। वो इस दुनिया में नहीं है। पंचायत शिक्षकों की बहाली हुई, मुखिया ने अपने रिश्तेदारों को, फिर जिला परिषद के सदस्यों ने, जिला परिषद के अध्यक्षों ने, पंचायत समिति के अध्यक्षों ने, नगर निगमों के, नगर निकायों के
चेयरमैन वगैरह ने, मेयर वगैरह ने जिस तरीके से अपॉइंटमेंट किया, उसने पूरे शिक्षा व्यवस्था की, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब उससे निकला कैसे जाए। इस बात का एहसास नीतीश कुमार जी को भी हुआ। उसके बाद से फिर शिक्षक नियमावली रिक्रूटमेंट में कुछ परिवर्तन किए गए, फिर अधिकारियों को लगाया गया, उस पर लगाम लगाया गया, लेकिन तब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका था और जो लोग रिक्रूट होके आ गए, दे हैड बिकम वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। धरना प्रदर्शन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, तो सरकार के लिए फजीहत हो गई कि एक बार मंचों से भी नीतीश कुमार बोलते रहे कि मैंने ये नियुक्ति करके बहुत भारी भूल की। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं, मुझको पता नहीं है, कुछ लोग यही कहते हैं कि इस अवसाद से कदाचित मदन मोहन झा जी इस दुनिया में नहीं रहे। बहरहाल वो एक अलग इशू है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने अच्छा ही सोच कर किया होगा, लेकिन उसके परिणाम बड़े घातक हुए। तो अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए। कुछ स्टेप्स उठाए गए, जैसे बीपीएससी सभी शिक्षकों की नियुक्ति की गई। कुछ शिक्षकों को उन्हीं लोगों को परीक्षा में पास करा कर रेगुलर करा दिया गया। वो एक अक्षम्य अपराध हुआ। उस वक्त अंजनी सिंह जो बाद में चीफ सेक्रेटरी बने, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, जबरदस्ती पास करवा दिया इन नियोजन वाले शिक्षकों को और शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दिया। अब आइए हम क्या सुझाव देना चाहते हैं। अब यह सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब किसी सरकार के बस की बात नहीं है कि इन शिक्षकों को हटा दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा। आप इसमें एक काम कर सकते हैं और ये बिल्कुल फिजिबल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च नहीं, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। आप ऐसे शिक्षकों को चॉइस दीजिए कि कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो नॉन टीचिंग काम करना चाहते हैं और कौन टीचिंग काम करना चाहते हैं, और स्ट्रिक्ट वार्निंग रहे कि जो टीचिंग ऑप्ट करेंगे, अगर उन लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ाया तो उसको हम लोग डिसमिस करेंगे। नॉन टीचिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज ये राज्य, इस देश की हकीकत है कि शिक्षक यदि न हो तो इस देश में न तो सेंसस हो पाएगा, न जातिगत सर्वेक्षण हो पाएगा, न ही एसआईआर हो पाएगा, न चुनाव हो पाएगा। तो आप ऑप्शन दे दीजिए कि कौन लोग नॉन टीचिंग में रहना चाहते हैं, और जो लोग नॉन टीचिंग में रहें उन लोगों को नॉन टीचिंग में लगा दीजिए। आपको पता है इस देश में, इस राज्य में 90,000 बूथ है, तो 90,000 तो बीएलओ हो गया, तो उसको आप लगाइए। तो बीएलओ का आप जो स्थिति है, साल भर काम करते रहता है। रदर आप 2 बीएलओ लगा सकते हैं, एक बीएलओ, एक सहायक बीएलओ, क्योंकि आपने देखा कि अभी बंगाल में प्रेशर के कारण कितने बीएलओ मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। एक अलग स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में भी कुछ बीएलओ मर गए थे, दबाव के कारण हृदय गति रुक गई। तो आप वहाँ पर करीब 90,000 तो टीचर जो नॉन टीचिंग के आएंगे वो बीएलओ में लग जाएंगे। अगर आपने सहायक बीएलओ दिया तो 1,80,000 ऐसे ही हो जाएगा, बट आप 90,000 ही लगाइए। इसके अलावा स्कूल में बहुत सारे नॉन टीचिंग काम होते रहते हैं, जैसे अकाउंट्स मेंटेन करना है, या हाजिरी लेना है, या और कुछ काम करना है, कुछ स्टॉक मेंटेन करना है, क्लर्क का काम करना है। आप इसी में से ऑप्ट करिए, क्योंकि अगर क्लर्क बहुत कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा, बहुत नहीं जानेगा, तो इससे हानि नहीं होगा। लेकिन अब कोई इनकॉम्पिटेंट और अक्षम शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, और वैसा खिलवाड़ पिछले 15-17 सालों से हो रहा है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो यह समझ रहा है शिक्षक कि हम नहीं पढ़ा पाते, आए दिन वायरल होते रहते हैं वीडियो कि मंडे ट्यूसडे का उसको स्पेलिंग नहीं आता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है नहीं पता है, देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, वगैरह वगैरह आते रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि पहले स्टेप पर आपका जो नॉन टीचिंग वाला काम है वो भी हो जाएगा, और जो लोग शुद्ध रूप से पढ़ाना चाहते हैं वो आ जाएंगे। इसी में जो पंचायत शिक्षक में बहाल हुए हैं उनको अनिवार्य रूप से वहाँ से हटाइए, क्योंकि इन लोगों ने, हम कई जगह इस बार घूमे हैं। अब जैसे मुखिया की पत्नी है, या मुखिया की दमाद, या उस तरह के जो लोग हैं, वो लोग दबंगई करते हैं, तो उनकी दबंगई को ख़त्म करना बहुत जरूरी है। तो वहाँ से उनको नेसेसरली रिमूव कीजिए। के पाठक साहब ने प्रयास किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो ये पहला काम करना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण सुझाव हम देना चाहते हैं, ये एक दिन में नहीं होगा। आप हर जिला में एक टारगेट लीजिए कि हर जिला में एक प्राइमरी स्कूल से लेकर के 12th तक का हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कूल बनाएंगे। उसके लिए आप बिल्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल ज़रूरत नहीं, वो फेज वाइज में आप बना सकते हैं। हर जिले में अच्छे विद्यालय हैं। जैसे आप याद कीजिए
कि पहले हर जिले में एक जिला स्कूल हुआ करता था। मुझको याद आता है मुंगेर का जिला स्कूल। मैं मुंगेर में म्युनिसिपल कमिश्नर वगैरह भी रहा। तो मुंगेर का जिला स्कूल इतना शानदार स्कूल था कि लोग उस वक़्त बताते हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार जो वहाँ थे उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो वो और संजोग से मेरी पढ़ाई भी मुंगेर में आरडीएनडीजे कॉलेज में हुई। तो जिला स्कूल का ये शानदार परफ़ॉर्मेंस था कि वहाँ हॉस्टल भी था। जिनका एडमिशन वहाँ हो जाता था, मान लिया जाता था उस बच्चे का भविष्य बन जाएगा। तो हर एक जिला में उस जिला स्कूल टाइप या कुछ भी नाम दीजिए, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एक शानदार स्कूल बनाइए। कुछ नई बिल्डिंगें भी बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग कोई बिल्डिंग है, उसके अलग कुछ स्ट्रक्चर बना दीजिए। उसमें टीचर्स के रहने की व्यवस्था हो और एक नया काडर बनाइए। नया काडर बना के उसमें टीचर की एलिजिबिलिटी को एनहांस करिए। जैसे मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर आप कुछ भी रख सकते हैं, पीएचडी रख सकते हैं, या आप जो रख सकते हैं वो रखिए। और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी से हो, संख्या थोड़ी कम रहे, चूंकि हर एक जिले के लेवल पर ही अभी आपको करना संभव होगा। और कोई बहुत बड़ी राशि खर्च नहीं होगी, ऐसे भी 60,000 करोड़ रुपया खर्च होता है शिक्षा विभाग का। तो हर जिला, मान लीजिए 38 जिला है, जैसे पटना जिला है तो यहाँ ज़्यादा भी हो सकता है, तो 40-50 मान करके चल सकते हैं। तो अगर एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाने में मान लीजिए कि अगर 5 करोड़ रुपया भी लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 करोड़ रुपया लगेगा। तो बहुत बड़ी राशि नहीं है। 14,000 करोड़ रुपया तो आपने जीविका दीदी को बांट ही दिया ऐसे ही चुनाव जीतने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, 500 करोड़ रुपया का एक बजटरी प्रोविजन हो, और जो एग्जिस्टिंग हर एक जिले में स्कूल है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। जहां नहीं है वहां नई बिल्डिंग बन जाए। शानदार स्कूल विथ ऑल फैसिलिटीज एंड टीचर के रहने की व्यवस्था। इसके लिए कार्डर रूल बना दीजिए और नया रिक्रूटमेंट कर दीजिए। और वहां पर एडमिशन के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम टाइप चीज कुछ कर दीजिए, और उसमें बाध्यता हो कि उस जिले में ही जो बच्चे हैं वो रेसिडेंशियल वहीं का वो रेजिडेंट होना चाहिए, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे। और उन बच्चे को आप, जैसे नवोदय वगैरह आपने किया था, तो ये हर जिला में आप इसको कर दीजिए। बल्कि चाहे तो नवोदय वगैरह को आप इसमें मर्ज भी कर सकते हैं। एक ही मॉडल रखिए, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होगा हर जिला में एक। फिर धीरे धीरे इसको आप हर अनुमंडल में एक कर सकते हैं, फिर हर प्रखंड में एक कर सकते हैं। 5 साल में यदि सरकार की मंशा हो तो कम से कम 500 ऐसे विद्यालय बन सकते हैं, और ये पूरे बिहार की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी पहल हो सकता है। और मुश्किल से इसमें 5 साल में 15 से 20,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। ऐसे ही कितने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और एक विजन की जरूरत है। और इसको आप स्पष्ट कीजिए कि इसमें जो टीचर बहाल होंगे उनकी अच्छी सैलरी हो, उनको रहने की सुविधा वहाँ हो, और वहाँ सारी चीज़ की व्यवस्था हो। देखिए, आपको एक चीज़ हम बताते चलें कि आप याद कीजिए कि पहले 10th पास करने के बाद या फिर 11th मैट्रिक पास करता था तो वो कॉलेज में जाता था, इंटर की पढ़ाई होती थी। अपेक्षाकृत वहाँ जो प्रोफेसर्स रहते तो पहले लेक्चरर कहा जाता था, वो लोग पीजी पीएचडी वगैरह किए रहते थे। अब सरकार की एक पॉलिसी हुई कि उन समूह को, यानी 12th कर दिया गया और उसको स्कूल में ले आया। कॉलेज में सिर्फ बच गया ग्रेजुएशन। तो अब स्कूल का शिक्षक और पढ़ा रहा है 10 से 12 वाले को, यानी अब इंटरमीडिएट मान के चलिए। तो कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई वही टीचर कर रहा था जो स्कूल में पढ़ा रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे चला गया, और इसने कॉलेजेस में जो बच्चे फिर ग्रेजुएशन में भेजा उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी, और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ा। एक डिवास्टेटिंग स्टेप था सरकार का, जिसके लिए न तो मंथन किया गया, न तो इसके दुष्परिणाम को किसी ने सोचा। ऑल ऑफ ए सडन कॉलेजेस से इंटरमीडिएट को हटा दिया गया, उसको स्कूल में ला दिया गया। न तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, न टीचर्स था, न वो माहौल था, और नतीजा ये हुआ कि उसका बहुत ही डिमोरलाइजिंग और डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ, बर्बाद हो गया पूरा। तो आप ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाइए, उसमें 10th और 12th के जो बच्चे पढ़ें, जो आएंगे, तो उसके लिए यह टीचर एलिजिबल होगा। इसलिए मैंने कहा कि इसमें जो नया काडर बने उसमें मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन, और आप चाहें तो उसमें और कुछ एक्सपीरियंस में फिर गपला होता, और कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस आप जोड़ सकते हैं। तो
ऐसा करने से ये रास्ता पर है। एक दिन में ये बिगड़ा नहीं, एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन 5 साल में इसको ठीक किया जा सकता है। चौथी बात कि ये सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो सकता है कि विथ इमीडिएट इफेक्ट स्कूल्स को सेंटर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मत बनाइए। कालांतर में हम लोगों ने स्कूलों को सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के बीच में लाभ बांटने का एक केंद्र बना दिया है। मिड डे मील, कपड़ा बांटिए, साइकिल बांटिए, पोशाक बांटिए, बैग बांटिए, बर्तन बांटिए। तो शिक्षा विभाग में मैं भी रहा हूँ, मैं बताता हूँ पूरी जवाबदेही के साथ कि आज की तारीख में शिक्षा विभाग में जब चर्चा होती है, मीटिंग होती है, तो पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीज़ की मीटिंग होती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ठेकेदारी का अड्डा बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बन गया, आपको बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट बना, ठेकेदारी का अड्डा बन गया। जो रिसर्च के लिए SCRT वगैरह बना था वो अपने उद्देश्य से भटक गया। बहुत सारे अच्छे लोग में इसमें 1-2 लोगों को जानते हैं, जो रिटायर्ड एक सिन्हा साहब करके हैं, बहुत विद्वान आदमी, वो इग्नू वगैरह में रजिस्ट्रार वगैरह रहे हैं, वो सरकार के लिए अभी एडवाइज़र का काम करते हैं। जब मैं शिक्षा विभाग में था तो उनसे इंटरेक्शंस होता था। और वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत काबिल हैं, जो डेडिकेटेड रूप से काम करना चाहते हैं, लेकिन आपने उन सेंटर्स को जिस पर्पस के लिए बना था वो पर्पस को ही डिफीट कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि स्कूलों को आप ये सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स बनाना बंद कीजिए। और इसी दिशा में सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि जो मिड डे मील है, खिचड़ी खिलाने का धंधा, इसको तुरंत बंद कीजिए। अब तो हर का अकाउंट खुल गया, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी। जनधन योजना के तहत सबका अकाउंट खुल गया, तो आप इसका पैसा ही ट्रांसफर कर दीजिए। ये लेकिन स्कूल में ये खिचड़ी बने और रोटी चावल बने, वही बट रहा वो बट रहा, टीचर परेशान वो परेशान, कहीं छिपकली गिर गई, कहीं गिरगिट बन गया, बिना मतलब का ठेकेदारी हो गया, तो रसोईया आ गया, तो स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब में उसी में लगा हुआ है। इमीडिएटली स्टॉप दिस, एकदम बंद कीजिए। इसके बाद आप एक चीज और कर सकते हैं, उसमें हमको लगता है कि जब प्रोफेसर चंद्रशेखर थे तो उन्होंने एक इसमें इनकरेज किया था, बट वो रूप नहीं ले सका संस्थागत। जो ऐसे स्कूल्स बने, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने, जहां पर रहने की सुविधा हो जाए, तो अभी संस्थागत रूप में जिले के अधिकारी, मैं शिक्षा विभाग वाला अधिकारी को छोड़ दे रहा हूं, जिले के अधिकारी जिनको इंटरेस्ट है पढ़ाने का, जैसे मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री से पढ़ के गया है, चाहे स्टेट सर्विसेज का हो, चाहे IAS हो, चाहे इवन IPS हो, अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ के गया और अच्छे से पढ़ा है, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया, कमीशन पास किया उसने। उनको इंकरेज करना चाहिए कि दे शुड वॉलंटरली जाके बच्चों को पढ़ाए, स्पेशली माध्यमिक में पहुंच जाए, और इसको धीरे धीरे संस्थागत करना चाहिए। अब इसको कोई फोर्स मत कीजिए, इंकरेज देम, वो जाएं वहाँ, जब वो रहने की व्यवस्था हो जाए, दे शुड स्टे देयर, रात में रुकें, बच्चों से इंटरेक्ट करें। ये अगर ये व्यवस्था एक दिन में नहीं होगी, लेकिन अगर ये व्यवस्था हो गई तो मैं आपको बताता हूं कि कायाकल्प हो जाएगा। मुझे याद है, मैं 90 के दशक में झारखंड में पोस्टेड था, तो जब कभी निकलते थे क्षेत्र में तो कोशिश करते थे स्कूल में जाएं, बच्चों से बात करें, उनको इनकरेज करें, टीचर्स को इनकरेज करते थे, थोड़ा बैठते स्कूल में, कक्षा में बेंच पर बैठ जाते थे कि टीचर बोलते थे पढ़ाई, डरिए नहीं, हमको इंस्पेक्शन नहीं करना है। इंस्पेक्शन शब्द जो है बड़ा डिमोरलाइजिंग और बहुत ही थ्रेटनिंग लगता है, तो इस व्यवस्था को इनकरेज किया जाना चाहिए कि अधिकारी जाएं वहाँ और अपनी सेवाएं दें वहाँ। आफ्टर ऑल हम लोग सबकी, रिटायर्ड आदमी को भी आप इनकरेज कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि आप जहाँ कोई आदमी रह रहे, जैसे मैं फर्ज कीजिए कि मैं जहाँ रह रहा हूँ, अगर मुझको थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल जाए कि हाँ भाई आप स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हैं, मेरे जैसे कितने लोग हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, वॉलंटरली वो लोग चाहते हैं, तो इसको संस्थागत किया जा सकता है, तो इसको इनकरेज करना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये होता है। मैंने कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा देशों की यात्रा की है, विभिन्न
कार्यक्रमों में शामिल भी हुआ है। माने आप अगर यूरोप या फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में, स्कैंडिनेवियाई कंट्री वगैरह में जाइएगा तो स्कूल्स और स्कूल के टीचर्स की सबसे हाई स्टीम में वैल्यू होती है, उसका समाज में सबसे बड़ा प्रतिष्ठा यहाँ भी हुआ करता था। मुझको स्मरण है कि नालंदा जिला हम लोग का गांव है, तो एक स्कूल हुआ करता था, बादी हाई स्कूल। गुरसाई लाल वगैरह शायद वहीं से पढ़े थे, जो 34 में 35 में जब सरकार बनी थी उसमें मंत्री बने थे। वहाँ के एक प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, शीतल प्रसाद नाम था उनका। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कितना हाई स्टीम में टीचर्स हुआ करते थे। हमने इन संस्थागत चीज़ों को ढा दिया, नया खड़ा नहीं किया, उसको बर्बाद कर दिया। उनका रिस्पेक्ट इतना था कि जब कोई बच्चा लेट हो जाता था तो वो मगही में बोलते थे कि कल तुमको नहीं आना तो अपन बाबूजी को बोला के लाओ। अब ये सूचना जैसी उसके गार्जियन को मिलती थी, और गार्जियन को रात में नींद नहीं आती थी कि हेडमास्टर साहब हमको बुलाए। नेक्स्ट डे वो बेचारा वो 500 मीटर दूर से ही हाथ जोड़े हुए आता था नतमस्तक को कि सर गलती हो गया, बेटा को कल चारा लगाने में या भैंस को नहलाने में या खेती में लगा दिए तुम। बड़ी जोर से बिगड़ते थे हेडमास्टर साहब शीतल प्रसाद। और अब तो वो सिस्टम बंद हो गया। उनके 8 उंगली में अंगूठी हुआ करता था, अंगूठी को टेढ़ा करके एक थाप इससे और एक थाप इससे लगाते थे स्टूडेंट को, और जो गार्जियन है वो एकदम खड़ा रहता था कि अच्छा किए हैं। ये संस्कार था हमारा, ये एक्सेप्टेंस था। तो खैर वो तो लौट के नहीं आ सकता है। मैं कहने का तात्पर्य है कि समाज जब तक शिक्षक को और शिक्षक जब तक समाज को आदान प्रदान नहीं करेगा तब तक ये टू वे कम्युनिकेशन है। शिक्षक आज भी बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को मैं जानता हूँ। ओबरा में एक शिक्षक हैं, रजनीश जी नाम है उनका पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया में आते रहता है। वो जब उन्होंने अपने स्कूल्स को दिखाया कि कैसे उन्होंने स्कूल को सजा दिया है, कितना शानदार पौधे लगा दिए, कितने बच्चों के साथ हिलमिल जाते हैं। अब वैसे शिक्षकों का तो सम्मान होगा ही। कई एक ऐसे वीडियोज आते हैं जहां शिक्षक का ट्रांसफर होता है या रिटायर होता है तो बच्चे रोने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस समाज में शिक्षक का सम्मान नहीं होगा वैसे शिक्षकों का जो सम्मान के योग्य हैं, और जिस समाज में शिक्षक समाज को लौटाएगा नहीं, बच्चों को लौटाएगा नहीं, वो शिक्षक के रूप में नहीं पढ़ाएगा बल्कि एक एम्प्लॉय के रूप में पढ़ाएगा, तब तक किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। आप यूरोप वगैरह के यूनिवर्सिटीज में जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ होता है। हमारे 1-2 रिश्तेदार हैं जिनके बच्चे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो कोविड के समय में उसका कॉन्वोकेशन चल रहा था, तो ऑनलाइन कॉन्वोकेशन होना था, पीएचडी वगैरह उसको मिलनी थी या कोई डिग्री मिल रहा था। तो ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन जो डिस्कशन हो रहा था, तो हमको लग ही नहीं रहा था कि जो बोल रही हैं वो इतनी हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं। तो 1-to-1 कम्युनिकेशन बाय नेम सबको जानता था। बहरहाल मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ। तो ये संस्थागत तरीके होने चाहिए कि जैसे टीचर और स्कूल, टीचर, स्टूडेंट्स और समाज, ये चारों को एक लाइन में अलाइन होना होगा। और ये संस्थागत अगर हो जाएगा तो आप देखिए कैसे बदल जाता है हमारा समाज, हमारी शिक्षा प्रणाली। अंतिम चीज और बताना चाहते हैं, हमने स्कूलों को जब वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर बनाया, ठेकेदारी का अड्डा बना दिया, तो स्वाभाविक रूप से उसमें ठेकेदार घुस गए। तो जब ठेकेदार घुस गए तो पॉलिटिशियन भी घुट गया। अलग अलग तरह की शिक्षा विकास समिति, तो ये समिति, तो वो समिति, तो मुखिया जी मेंबर हैं, तो एमएलए साहब हैं, तो एमपी साहब हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप शिक्षकों पर विश्वास करिए। मैंने एक बार कहानी बताई थी कि एक राजा के अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन राजा निकला तो देखा कि घोड़ा बीमार है। तो मंत्री से पूछा कि घोड़ा बीमार है, तो कहा कि लगता है कि इसका जो केयर टेकर है घोड़े का चारा खा जाता है। तो सुपरवाइजर बहाल हुआ। महीना दिन के बाद आया राजा, देखा फिर घोड़ा और कमजोर हो गया। बोला लगता है सुपरवाइजर और वो केयर टेकर दोनों मिल गया। तो मजिस्ट्रेट बहाल हो गया, तो और घोड़ा कमजोर हो गया। तो मिनिस्टर बहाल हो गया। फाइनली घोड़ा मर गया। क्यों? क्योंकि सब मिलकर नेक्सस एस्टेब्लिश कर लिया, घोड़ा का चारा सब लोग खा गया। तो यू हैव टू बिलीव इन योर टीचर्स। तो आप ये जो स्कूलों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये कमेटी वो कमेटी, ये सब बंद कीजिए। पाठक साहब ने इस पर एक बहुत कड़ा निर्णय भी लिया था, हालांकि लोगों ने विरोध किया। वो विरोध बिल्कुल नाजायज था,
बंद कीजिए। क्यों एमएलए उस कमेटी में मेंबर रहेगा, क्यों मुखिया रहेगा, क्यों प्रमुख रहेगा? दिस नो सेंस एट ऑल। इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये कुछ बिंदु मैंने जो बताए हैं, फिर अगर आप लोगों के सुझाव आएंगे तो उसको इनकॉर्पोरेट करके, चूंकि एक वीडियो में बहुत लंबी बात की नहीं जा सकती, मैंने कुछ बेसिक्स बात की है। और ये सारा काम, कुछ काम तो इमीडिएट एक छोटे से डिसीजन से हो सकता है और कुछ काम में थोड़ी धनराशि लग सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब सरकार की प्राथमिकता नंबर 1 में रहेगा। क्योंकि अगर हमने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया, अगर हमने शिक्षा को ठीक नहीं किया, तो जिस गर्त में यह राज्य जा रहा है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पलायन हो रहा है, वो दिन दूर नहीं कि हो सकता है कि बिहार में सिर्फ 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग यहाँ रहें और बाकी इन सबों के बच्चे पलायन कर गए। क्या हम और हमारा समाज, क्या आप और आपका परिवार ऐसी स्थिति के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो आइए मिल करके इस संबंध में हम आवाज़ उठाएं। मेरा यत्न समंदर में पत्थर फेंकने जैसा है। कुछ लोग ये कहेंगे कि आपके बोलने से क्या होगा, लेकिन मैंने कई बार कहा है, अगर जंगल में आग लगी है तो मैं उस पक्षी के या उन जानवरों के भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता हूं जो भाग रहे थे। मैं उस पक्षी के लाइन में, उस कतार में खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी चोंच से एक बूंद पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास कर रहा था। हम और आप रहें न रहें, हम और आप एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हम जो समाज को कंट्रीब्यूट करेंगे उसी के लिए हमको याद किया जाएगा, या नहीं भी याद किया जाएगा तो कम से कम ऊपर जाने पर एक संतुष्टि होगी कि समाज से जो हमको मिला था हमने लौटाया। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप जरूर बताएं। नमस्कार।